मुझे बताओ, अगर कोई कंपनी कहती है उसके पूरे साल भर का रेवेन्यू जो है वो 3 लाख करोड़ है, तो क्या आप मान लोगे? मुझे लगता है ज़्यादातर लोग मान लेंगे, क्योंकि ऑडिटर्स ने साइन किया है, बीएसई एनएसई पर लिस्टेड है, सेबी रेगुलेट करता है, तो नहीं मानने की तो कोई वजह ही नहीं बची। तो ज़्यादातर लोग मान ही लेंगे। लेकिन एक बात सोचो, क्या होगा अगर वो 3 लाख करोड़ में से सिर्फ 743 करोड़ रियल हो और बाकी सारा एक अकाउंटिंग ट्रिक। ये राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की कहानी है। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 3,39,693 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, लेकिन इनकी ऑपरेटिंग कंपनी वेलकम्बी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था सिर्फ 743 करोड़। मतलब डिफरेंस 3,38,947 करोड़ का डिफरेंस। मतलब 99.78% जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल ही अनवेरीफाइबल था। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये 15 लाख करोड़ की रेवेन्यू बनी कैसे। कोई टेक्निकल जार्गन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग नहीं, सिंपल एक लैडर की स्टोरी में समझाऊंगी कि एक होल्डिंग कंपनी ने दूसरे होल्डिंग कंपनी के नंबर्स कैसे यूज़ किए एंड उसमें कहीं एक्चुअल कंपनी की रेवेन्यू कहीं छुप ही गई। अगर आपको राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का फ्रॉड समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वो पूरे कंपनी का स्ट्रक्चर, कि कौन कहाँ पे है। लैडर के सबसे नीचे आता है वेलकम्बी, जो कि स्विट्ज़रलैंड में सिचुएटेड है। ये वो कंपनी है जो एक्चुअल में काम करती है। जैसे ही गोल्ड आता है, ये गोल्ड को रिफाइन करता है, बुलियंस बनाता है, बाकी और भी चीज़ें बनाती है एंड इसको पूरे दुनिया भर में बेचती है, जैसे सेंट्रल बैंक्स को, इंटरनेशनल बैंक्स को, बुलियन डीलर्स को। रियल कंपनी, रियल फैक्ट्री, रियल बिजनेस एंड रियल एम्प्लॉयज़। इस लैडर में वेलकम्बी के ऊपर आता है जीजीआर, यानी कि ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज। ये भी कंपनी स्विट्ज़रलैंड में ही सिचुएटेड है। जीजीआर वेलकम्बी की होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी यानी जीजीआर वेलकम्बी की ओनरशिप रखता है, लेकिन वेलकम्बी में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कुछ काम नहीं करता। ये सिर्फ एक लीगल सेटअप है जिसमें जीजीआर जो है वो वेलकम्बी की ओनरशिप रखता है, क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने खुद कहा था कि जीजीआर इज़ अ होल्डिंग कंपनी इन विच डे टू डे एक्टिविटीज़ आर नॉट कैरिड आउट। अभी इस लैडर में जीजीआर के ऊपर आता है आरईएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। ये भी कंपनी सिंगापुर में ही सिचुएटेड है। आरईएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड जीजीआर की होल्डिंग कंपनी है, यानी कि आरईएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड वो जीजीआर को होल्ड करता है एंड जीजीआर जो है वेलकम्बी की ओनरशिप होल्ड करता है। आरईएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड में भी कोई काम नहीं होता। आरईएल ने खुद बताया था कि आरईएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ होल्डिंग कंपनी विच इज़ नॉट एंगेज्ड इन डे टू डे वर्क। लैडर में सबसे ऊपर आता है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जो कि बीएसई एनएसई पर लिस्टेड है लाखों इन्वेस्टर्स के साथ। तो पूरा ये चैन बना। आरईएल इंडिया जो है आरईएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड की ओनरशिप होल्ड करता है। आरईएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो जीजीआर की ओनरशिप होल्ड करता है एंड जीजीआर जो है एट द एंड वेलकम्बी की ओनरशिप होल्ड करता है। काम जो है वो सिर्फ वेलकम्बी में होता है, बाकी 3 कंपनीज में कोई काम नहीं, कुछ नहीं। बाकी 3 कंपनी सिर्फ लीगल होल्डर्स ही है। गाइस, क्या आप लोगों को ये पूरे कंपनी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? ठीक है, अभी असली खेल देखते हैं। तो सोचो, अगर आरईएल को अपना कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट करना है तो क्या बताएगा? एक सेकेंड, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मतलब अगर आप आरईएल इंडिया प्लस आरईएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड प्लस जीजीआर प्लस वेलकम्बी, इन सब की रेवेन्यू अगर आपने एक साथ जोड़ दी तो ये हो गया आपका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। तो सोचो, अगर वेलकम्बी अपने फाइनेंशियल्स में 500 करोड़ का रेवेन्यू अगर रिपोर्ट करती है तो आरईएल इंडिया को भी आइडियली 500 करोड़ ही रिपोर्ट करना चाहिए रेवेन्यू। लेकिन कहानी में आया यहाँ पे ट्विस्ट। आरईएल इंडिया ने वेलकम्बी के नंबर्स रिपोर्ट नहीं किए हैं रेवेन्यू में, उन्होंने रिपोर्ट किए जीजीआर के नंबर्स। तो जीजीआर वो होल्डिंग कंपनी है जिसमें कोई ऑपरेशन ही कैरी आउट नहीं होते। अब सोचो जीजीआर ने क्या रिपोर्ट किया रहेगा वो एक साल में। जीजीआर ने अपने फाइनेंशियल्स में एक एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू रिपोर्ट की, वो है 2,30,555 करोड़ का रेवेन्यू, वो भी पूरे एक साल में। मतलब ये नंबर्स जो उन्होंने रिपोर्ट किए थे वो बिल्कुल ही अनऑडिटेड थे। अनऑडिटेड मतलब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये नंबर्स को वेरीफाई नहीं किया था। मतलब जीजीआर ने एक इंटरनल ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल बनाई थी एंड जिसके हिसाब से उसने रेवेन्यू रिपोर्ट कर दी। इस सब का रिज़ल्ट क्या निकला? आरईएल इंडिया का रेवेन्यू एक साल में 2.5 लाख करोड़ प्लस दिखने लगी।
लेकिन सेबी ने एक सिंपल काम किया, उन्होंने किया सिंपल कंपैरिजन वेलकम्बी के रेवेन्यू का एंड जीजीआर के रेवेन्यू का। सिंस वेलकम्बी के जो रेवेन्यू है वो ऑडिटेड थी केपीएमजी द्वारा, उन्होंने पूरे 5 साल के फिगर्स लिए एंड उसको कंपेयर किया जीजीआर के 5 साल के सेल्स के साथ। ये रहे दोनों के कंपैरिजन, वेलकम्बी के सेल्स के एंड जीजीआर के सेल्स के। तो अगर आप देखोगे वेलकम्बी के सेल से जीजीआर ने 400 से 500 गुना सेल ज़्यादा रिपोर्ट किया है, जो कि बिल्कुल अनऑडिटेड थे। जीजीआर एक ऐसी होल्डिंग कंपनी जिसके पास कोई अपना फैक्ट्री नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, कोई काम कैरी आउट नहीं होता, लेकिन उसने एक रिफाइनरी एंड एक फैक्ट्री से 400 से 500 गुना ज़्यादा अपने बुक्स में रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये कैसे पॉसिबल है? सेबी ने भी आरईएल को यही सवाल पूछा। उन्होंने बहुत सारे समन्स भेजे आरईएल को कि एक्सप्लेन करो कि आपने ये जो बुक्स में रेवेन्यू बताया है वो किस बेसिस पे बताया है, हमें एक्सप्लेन करो। लेकिन आरईएल ने एक एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा वेलकम्बी अपने बुक्स में जो है सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस ही रिकॉर्ड करता है, यानी कि रिफाइनिंग फ़ीस। लेकिन एक्चुअल में वेलकम्बी जो है वो गोल्ड परचेज़ करता है, उसको रिफ़ाइन करता है, फिर बेचता है। लेकिन गोल्ड की जो ग्रॉस वैल्यू है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, वो जीजीआर के कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। ये बात सुन के काफ़ी आपको टेक्निकल लग रहा है ना? मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। इन सिंपल टर्म्स आरईएल ये कह रहा है वेलकम्बी जो है 500 करोड़ का सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस ही रिकॉर्ड करता है, लेकिन जीजीआर गोल्ड का ग्रॉस वैल्यू जो कि 10,000 करोड़ होता है, जीजीआर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है। और फिर बोला सेबी ने जीजीआर जो एक होल्डिंग कंपनी है वो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड कर सकती है, जबकि उसकी ऑपरेटिंग कंपनी वेलकम्बी ने अपने बुक्स में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया है। और जब वेलकम्बी के पास ये गोल्ड का ओनरशिप नहीं है, तो जीजीआर के पास इसका ओनरशिप कहाँ से आया? ये इंटरनली इनकंसिस्टेंट था और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आरईएल ने एक भी इनवॉइस नहीं दिया, एक भी परचेज ऑर्डर नहीं दिया, एक भी कस्टमर का नाम नहीं दिया। सिर्फ एक ही बात बोलता रहा कि हम स्विस लॉ के हिसाब से ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। ये स्विस लॉ वाला एक्सक्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो। सेबी ने पार्टी वाइज डिटेल्स देने के लिए पूछा कि हमें पार्टी वाइज सेल्स दो, पार्टी वाइज परचेज दो, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, इसका हमें ब्रेकअप दो। तो आरईएल ने क्या कहा, स्विट्ज़रलैंड में स्विस फेडरल एक्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन है एंड हम इस एक्ट के हिसाब से आपको ये डेटा नहीं शेयर कर सकते। सेबी ने वो लॉ पढ़ा सेंटेंस बाय सेंटेंस, और सेबी ने ये बोला ये जो एक्ट है वो सिर्फ नेचुरल पर्सन्स का जो पर्सनल डेटा है वो प्रोटेक्ट करता है, कंपनी के फाइनेंशियल डेटा नहीं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं। ये लॉ बिल्कुल ही मना नहीं करता डेटा शेयर करने से। एंड अगर ये एक्ट जो है वो मना भी करता है तो आर्टिकल 17 में एक एक्सेप्शन है। अगर रेगुलेटरी अगर ये डेटा मांगता है तो उन्हें ये डेटा देना मैंडेटरी हो जाता है। मतलब आरईएल ने जो एक्सक्यूज़ दिया डेटा नहीं देने का, वो बिल्कुल ही इनवैलिड था। एक और बात सुनो, आरईएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ने ये कहा था कि हम लोग जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते, क्योंकि हमारी जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है आरईएल इंडिया, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। लेकिन आरईएल इंडिया ने क्या कहा था, हम जो फिगर्स रिपोर्ट करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो आरईएल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के नंबर्स के बेसिस पे करते हैं। दोनों बातें एक साथ तो सच नहीं हो सकती ना, ये बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। इंडिया में क्या लॉ कहता है, कंपनीज एक्ट्स के सेक्शन 136 के हिसाब से एंड सेबी एलओडीआर के हिसाब से हर लिस्टेड कंपनी को अपने सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स जो है वेबसाइट पे अपलोड करने पड़ते हैं 21 डेज़ पहले एजीएम के। लेकिन आरईएल ने अपने एक भी सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स जो है अपने वेबसाइट पे बिल्कुल ही अपलोड नहीं किए थे। सेबी ने आरईएल को ऑर्डर किया कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करो अपने वेबसाइट पे, लेकिन आरईएल ने बहुत सारा डेटा जो है अपलोड ही नहीं किया।
एंड उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया कि कंसोलिडेटेड से एंड स्टैंड अलोन से सारा ही डेटा डिराइव हो जाता है। सेबी ने बोला ये फंडामेंटली बिल्कुल ही गलत सोच है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस जो है वो कैंसिल आउट होते हैं। इंडिविजुअल एंटिटी के रिस्क, उसके कैश फ्लोज और उसके क्रेडिटर्स ये बिल्कुल ही डिराइव नहीं होते। तो ये जो है ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, नॉट डिस्क्रिशनरी। इन्वेस्टर्स को लग रहा था उनका जो पैसा लगा हुआ है वो ऐसी कंपनी में है जिसका रेवेन्यू 3 लाख करोड़ प्लस है, लेकिन एक्चुअल वेरीफाइड नंबर सिर्फ 3,000 करोड़ की ही थी। क्या आप सब लोगों ने एक बात नोटिस की, इतना बड़ा फ्रॉड सिर्फ एक छोटी सी बात में छुपी हुई थी। अगर सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेबसाइट पर अपलोड हो जाते तो शायद हम देख पाते कि वेलकम्बी की जो रेवेन्यू है वो काफ़ी छोटी है। हम अगले एपिसोड्स में ऐसे ही बिल्कुल चेक्स के बात करेंगे। तो एपिसोड 1 में हमने क्या समझा, ये कंपनी का ग्रुप स्ट्रक्चर कि कौन कैसे किसको होल्ड करता है। लेकिन इस पूरे कंपनी में एक ही कंपनी काम करती है, वो है वेलकम्बी। लेकिन जीजीआर के इन्फ्लेटेड रेवेन्यू यूज़ किए आरईएल इंडिया ने अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को बताने के लिए। अभी के लिए वेट कीजिए अगले एपिसोड का। अगले एपिसोड में आएगा अफ्लुएंस का चमत्कार, एक ऐसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जिसने कभी गोल्ड खरीदी ही नहीं, लेकिन आरईएल के बुक्स में वो 11,487 का करोर्स का सेल उनके नाम पे रिकॉर्ड हो चुका था। मैं अगले एपिसोड में बिल्कुल ये बताऊंगी कि ये जो सेल्स रिकॉर्ड हुआ वो एग्जैक्टली कहाँ से आया। तब तक के लिए अगर समझ आया ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, अगर उन्हें भी ये जानना है कि राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने ये स्कैम किया कैसे।